बाप रे बाप रे, क्या हुआ ये। 1.5 घंटे से हम लोग शर्ट अपनी पहन के खाना वाना खा के यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। पर सैम करन ने कहा नहीं नहीं, नॉट सो फास्ट। संडे के दिन हाफ डे करोगे? नहीं, मैं डबल शिफ्ट करवाऊंगा आप लोगों से। और उन्होंने डबल शिफ्ट कराई सबसे, बॉलर, फील्डर, ब्रॉडकास्टर, हम लोग सबने करी है डबल शिफ्ट। मैं हूं गौरव कपूर, क्रिक बज़ लाइव देख रहे हैं आप। वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा मेरे साथ हैं। सैम करन 100 तक तो नहीं पहुंच पाए, नाबाद रहे अंत तक और बहुत पास ले गए इंग्लैंड को फ्रॉम एक जगह पे जहां पर लगा था 95 पर 4 विकेट हो गए थे। ऐसा नहीं लगा था, ऐसा लगा था कि मैच 1 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा। पर सैम करन ने बहुत बढ़िया फोकस दिखाया, मानना पड़ेगा। जो पारी खेली उन्होंने, ले गए इंग्लैंड को बिल्कुल चौखट तक, पर उस पार जीत के उस पार नहीं ले पाए और भारत ने ये मैच जीत लिया और श्रृंखला भी जीत ली है। अजय भाई, नाम तो इनका करण है पर अर्जुन जैसा फोकस दिखाया उन्होंने आज बैटिंग में। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्जुन जैसा फोकस दिखाया, विल दिखाई, और एक और चीज दिखाई ना कि जिनके साथ 2-4 महीने इन्होंने बिताए हैं ना, कुछ कुछ वैसी आदतें डाल ली हैं। क्योंकि जिस तरह से अपनी इनिंग बिल्ड की, जिस तरह से ऑपोजिशन को अपने वो खींच के लाते थे ना महेंद्र सिंह धोनी, किसी भी हालत में दूसरी टीम को लगता है जीत गए जीत गए जीत गए, वो धीरे धीरे से वो नई रन लेना, मतलब गेम चलाना शुरू कर दिया था। और पिछले 10 ओवर से तो ये गेम चला रहे थे, इतना फोकस था। बट इंडियन फैन है इसलिए खुश है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई और इतना क्लोज आ गए। मैं मानता हूँ इमोशनली ये मैच शायद इंग्लैंड ही जीत के गई है। बहुत बढ़िया पारी। नहीं, पॉइंट आपका एक है बिल्कुल कि वो मतलब जीते तो हैं श्रृंखला, 2-1 से हुआ तो है, पर दिल तो सैम करन नहीं जीते हैं वीरू। नहीं बिल्कुल, मैं कहूंगा कि ये 6-7 ओवर पहले जो उन्होंने एक रन लेना बंद कर दिया था वुड के साथ, अगर वो ले लेते, क्या पता कभी कभी क्या होता है, टेलेंडर की कत्ती लग जाती है, जिसको हम कहते हैं एज लग जाता है, चौका, इनसाइड एज चौका, शायद वुड 1-2 वैसे मार देते। और वो लगते हैं, ज्यादातर टेलेंडर के लगते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं बैट्समैन की तरह खेलें, लेकिन खेल नहीं पाते, तो एज बड़े अच्छे मारते हैं, तो एज लगते तो चौके मिल जाते, शायद वो जो ये 7 रन रह गए कम वहां उनके बैट से शायद बन जाते। तो इसलिए उनको 7 ओवर पहले ही, 6 ओवर पहले ही स्ट्राइक देना बंद कर दिया। तो शायद वो एक हो रहा कि अगर उतने कैलकुलेटिव होते MS धोनी जीतने, तो शायद 1 ओवर पहले भी मैच खत्म कर देते। लेकिन कमाल की पारी खेली, 95 रन बनाए, नाबाद, 1 हिट दूर रह गए, सिर्फ 1 हिट। कभी भी किसी भी टाइम 1 हिट मारी होती, छक्का मारा होता, तो ये मैच जिता कर ले जाते वो। बट किस्मत में भारत का जीतना लिखा था, लेकिन जैसा जो भाई ने कहा कि इमोशनली शायद इंग्लैंड ये मैच जीत गया। बिल्कुल। और अगर हम देखें कि इनिंग्स कैसे गई है इंग्लैंड की, और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि हमें लगा था 1 घंटे पहले ही ये मैच खत्म हो जाएगा, पूरी तरह इंडिया इस मैच पे हावी हो गई थी। आप देखें वहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं इनिंग्स प्रोग्रेशन जो है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इंग्लैंड का कार्बन पेपर लगाया हुआ था इन्होंने 63, 66 है। मतलब दिस इज क्रेजी। कैसे है ये? इन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट नंबर की ईंटें होंगी तो बनेगी हमारी इमारत। पर देखिए, अगर इस मैच पे अगर आप तुलना करें तो एक जगह है जहां पर आप बिल्कुल देखेंगे, जहां पे भारत ने ये मैच बिल्कुल कंट्रोल कर सकते थे। भारत वो लास्ट 10 ओवर्स में भी अगर आप देखें, वहां पर अगर आपने 46 रमाए, 4 विकेटें खोई है वहां पर आपने। उधर नॉर्मली भारत को लास्ट 10 में मिलते हैं बहुत, पर इस बार उन्हें ऊपर मिले, मिडिल ओवर्स में भी मिले, पंत और पांड्या की वजह से आप देखेंगे 78 और 77। पर भारत की बात तो छोड़ी, क्योंकि लक्ष्य लगा दिया था, हमने ये बात कर ली थी। पर यहां पर बिल्कुल लग रहा है आपको यहां से, ठीक है, अगर आप यहां से देखें तो आपको लग रहा है तो बड़े स्टडी चल रहे थे, स्टडी चलते चलते पहुंच गए। पर अजय भाई, ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी नहीं, और रन वाले तो बिल्कुल कहानी नहीं बताते, कहानी जो बताते हैं वो विकेट वाली है। बिल्कुल, आपने जो पकड़ा है ना, वहां पे स्टेडीनेस दिखी है, और इसीलिए वो जो 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको ना नजर जाती है वो रनों पे, क्योंकि वो आंकड़े दिख रहे हैं ना, उसमें स्टेडी है 66, 64, 63, लेकिन उसके साथ साथ ना 2 जुड़े हुए हैं, और बल्लेबाज होते हैं 6, तो आधे मैच में खत्म हो गया था। और यहाँ पे ये अब जब आपकी स्क्रीन पे आता है, ये देखिए ना, पहले 2 गए, पहले 28 में, फिर थोड़ी पार्टनरशिप हो गई, अगले 2 गए, 100 से पहले आप 4 आउट हो गए, फिर 5वां भी 150 पे हो गया। जब 6ठा आउट हो गया ना,
उसके बाद फिर इतनी पास जो आने दिया है, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं इमोशनली जीत गए। बिल्कुल, क्योंकि 25 ओवर बाकी थे उस टाइम पे, आप देखें अगर तो। और उस टाइम पे जो फील्डिंग टीम है ना, उसके हाथ में है गेम, वो डिसाइड करती है कैसे खेलना है। उस टाइम पे आपने खुला रखा सारा माहौल, और वो कह रहे हैं चलो एक एक हम ले लेते हैं। सैम करन और साथ में जब शुरू हुई वो पार्टनरशिप, सिंगल 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 करते हुए, फिर जब राशिद भी आए हैं तब भी सिंगल सिंगल होती रही। फिर तो 7, 8, 10, 15 रन बनाने के, 20 रन बनाने के बाद फिर वो गली रखी जहां से राशिद रन लेके जा रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे थे कि वो गलती करेंगे, आपने ये नहीं कहा कि चलो भाई 6 आउट आज पहले कर दिए, इनको निपटाएं। और जब जब विकेट गिरी फिर वर्कलोड कंट्रोल होने लगा। सही बात है। नहीं, क्रेडिट फील्डर को भी जाता है कि अगर सैम करन का कैच हार्दिक पांड्या वो पकड़ लेते हैं बाउंड्री लाइन पे, तो हम सब अभी अपने बिस्तरों में सो रहे होते हैं। बिल्कुल। कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं था कोई मुश्किल कैच था, एक नॉर्मल प्रैक्टिस में जब आप भागते भागते कैच पकड़ते तो सेम वैसा कैच था, बट उससे पहले एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा था, ये एक आसान सा कैच हाथ से निकल गया। उसके बाद में जब मैच टाइट भी हुआ, शार्दुल ठाकुर ने भी कैच छोड़ा, फिर उसके बाद बेचारे नटराजन जी ने भी छोड़ा। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार किस्मत क्या इंग्लैंड के साथ है, मतलब अगर ऐसे लड्डू कैच छूट रहे हैं तो फिर शायद इंग्लैंड ये मुकाबला ही जीत जाए। बट खैर अंत भला तो सब भला, तो जीत गए। लेकिन ये ध्यान रखना होगा भारत को आने वाले मैचेस में। अब तो खैर पता नहीं, काफी समय के बाद वनडे क्रिकेट देखने को मिलेगी। अभी तो T20 चलेगी, फिर टेस्ट क्रिकेट और फिर वापस T20 वर्ल्ड कप। कैच ना लगे हाथ तो किस्मत है आपके साथ, और यही लग रहा था इंग्लैंड के साथ भी। अंत में तो वो जो 2 कैच छूटे थे शार्दुल और नटराजन, मैं तो सच्ची में मुझे लग रहा था कि मक्खन तो नहीं लगा वो कहीं बॉल पे अजय भाई। मक्खन नहीं, ये वो ना मक्खन बहुत ज्यादा मक्खन खा लो तो अगले दिन क्या होता है पेट में, वो जो लगते हैं ना। मैं नहीं बोल रहा, आपने सवाल पूछा, आप ही जवाब दो इसका। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मैच की सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, तो मक्खन की जगह जो मक्खन खाने के बाद होता है ना, वो हो जाता है मेरा प्रेशर। यही तो कहते हैं। देखिए बड़ी सिंपल गेम है। अब कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो आप? सॉरी, कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो आप? नहीं, उस टाइम तो रुकता नहीं है प्रेशर, वो अपने आप हाथ से जैसे फिसली ना, वो कह रहा हूं कि वो फिसल जाती है फिर। और यहाँ बैठ के आसान हमारे सबके साथ हुआ है। बट फर्क यही है कि जब कुछ नहीं है गेम में, या प्रैक्टिस कर रहे हो, या मैच के बीच में नॉर्मल चीज चल रही है, तो जो चीज आसान होती है ना, वही जब प्रेशर आता है तो तभी तो कहते हैं ना, ये मैच वो मैच ये मैच। अब ये जो खेलते हैं जिस अंदाज से, ये लेते ही नहीं है प्रेशर। सिंपल एग्जांपल इसमें उनको छोड़ दीजिए, शार्दुल को और नटराजन को, बेचारे वो अभी यंग है। बट एक हमारे मोस्ट कॉन्फिडेंट, मैं तो उनका फैन हूं, हार्दिक पांड्या। जब एक कैच छूट चुका है ना, उसके बाद जब फिर दोबारा सोचने का मौका मिला, एक दूसरा तो ब्रिलियंट पकड़ा। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास टाइम हो सोचने के लिए, जब आप नीचे खड़े हो ना, तब प्रॉब्लम है। जब टाइम या रिएक्ट है, फिर वो स्किल है। तो ये होता है, और इस टाइम पे पता चलता है प्रेशर में क्या होता है। बट नटराजन की, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि उसके बावजूद जो उन्होंने आखिरी ओवर के पहली 2-3 गेंदें डाली ना, फिर खत्म हो गया। लेकिन वो 2-3 गेंदें दर्शाता है कि उस आदमी को जितना मर्जी प्रेशर हो, कैच छोड़ के आया, कुछ हो, उसने टेम्परामेंट दिखाया कि वो जो उसकी स्किल है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेशर का मोमेंट था। पूरे दिन कुछ नहीं चला उसकी तरफ, बेचारे की ठुकाई होती रही, शॉट लगते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर 1 ओवर पहले वो आपने कैच छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो आपका काम है, आपकी ड्यूटी है एज ए टीम, वो उसने जो एग्जीक्यूट करके दिखाया ना अगले 2-3 बार, वो मेरा एक सैल्यूट के काबिल है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इधर से जो गुजरे हुए हैं उन्हीं को पता है कि यहाँ पे प्रेशर जब आता है तो क्या चॉइस है। या बिल्कुल। और नटराजन आज याद करेंगे कि आज के मैच में आए हैं, वो पहले के 2 मैच नहीं खेले, आज कुलदीप यादव की जगह वो आए। और देखें कि बाकी गेंदबाजों के आंकड़े क्या हैं, एक जरा बॉलिंग फिगर्स देखते हैं सबके। 4 विकेटें मिली हैं शार्दुल ठाकुर को, पर आखिरी जो ओवर था उनका वो काफी महंगा रहा। 18 रन मिले वहां पर भुवनेश्वर कुमार ने जो बॉलिंग करी है, स्पेशली मैच के बिगिनिंग में पहला ओवर में जो जेसन रॉय को करी उन्होंने, जेसन रॉय तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब फिशिंग कर रहे थे, ऐसा बैट उनका ढूंढ रहे थे कि कहां जाएगा स्विंग। रन भी लगे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कन्विंसिंग लगा कोई रन, ऐसा लगा था कि बच रहे थे और लक हो रहा था, पर लक फिर नहीं रहा उनकी तरफ। लास्ट
गेंद पे विकेट मिली वहां पे भुवी को। भुवी का फॉर्म तो आज बहुत ही बढ़िया था। नटराजन ने वो आखिरी ओवर डाला। प्रसिद्ध कृष्णा को आज कोई सफलता नहीं मिली। शार्दुल ठाकुर को मिले 4 विकेट। आज हार्दिक पांड्या ने डाले 9 ओवर और कृणाल पांड्या ने डाले 4। वीरू, आज होगी वर्कलोड मैनेजमेंट। आज हार्दिक आ गए पूरे 9 ओवर डालने के लिए, तो वी आर हैप्पी। हम तो खुश हैं उनको देख के इतनी। पर सॉरी, अब कहना चाह रहे? नहीं गौरव, अगर वो आज नहीं आते तो आज तब भी हम लोग अभी बिस्तर में होते, क्योंकि मैच इतनी जल्दी नहीं पड़ जाता कि हमें बिस्तर में जाके सोना पड़ता, क्योंकि उनके 9 ओवरों ने शायद भारत को बचा लिया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मैच में कोई वापस लाया, मैच जीता है किसी को, तो वो शार्दुल ठाकुर, वो साइलेंट हीरो है। कि वो बीच में वो उन्होंने जो बैक टू बैक विकेट ली हैं ओवरों में, 2 ओवरों में लगातार, वो अगर नहीं लेते ना तो फिर ये मैच इंग्लैंड बड़े आराम से जीतता। तो मुझे लगता है कि वो जो साइलेंट हीरो रह जाते हैं हर बार शार्दुल ठाकुर, क्रूशियल टाइम पे आकर विकेट लेते हैं। और आज तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा था कि भी सॉफ्ट डिस्मिसलों की हद लगी हुई थी कि भाई मेरा सबसे अच्छा सॉफ्ट डिस्मिसल होगा, केएल का होगा या जोनी बेस्टो का होगा या बेन स्टोक्स का होगा, क्योंकि सब लोग सॉफ्ट डिस्मिसल आउट हुए। 2 तो फुल टॉस पे आउट हुए भारत की गेंदबाजी में। नटराजन ने जो फुल टॉस फेंकी, बेन स्टोक को आउट किया। शार्दुल ठाकुर ने फुल टॉस फेंकी, शायद बल्लेबाज का नाम नहीं याद मुझे, लेकिन मलन, हाँ डेविड मलन, वो आउट हुए। वो सेट थे, 50 पे खेल रहे थे। नहीं, मलन तो मिड विकेट पे आउट हुए गौरव। लिविंगस्टन, सॉरी, लियम लिविंगस्टन, यस, तो वो आउट हुए, क्योंकि वो भी मलन और उसकी भी पार्टनरशिप, लिविंगस्टोन की भी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। तो वहां वो स्लो फुल टॉस पे टूटी, कॉटन बॉल जो पकड़ा, तो वो 2 क्रूशियल विकेट लिए हैं, उसकी बदौलत शायद भारत मैच में वापस आया। वरना एक टाइम तो ऐसा लग रहा था, अजय भाई हमारे ग्रुप पे जो मैसेज भेज रहे थे कि भाई आज तो लिविंगस्टोन जो कैसी पारियां खेल रहे हैं वो $1 मिलियन में जाएंगे अगली बार आईपीएल में, क्योंकि अगर वो 60-70 या 100 रन बना देते तो फिर ये हो जाता कि हाँ भाई ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं और इन्हें भी मौका मिलेगा शायद इस बार आईपीएल में खेलने का। पर यही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक समय पर, और ये चैंपियन टीम है इंडिया, इसी समय पर जब आपने दूसरी टीम को चित कर दिया, आप गिरा दिए उनको, तो उनको पूरी तरह खत्म कर दीजिए। तो वहां पे टैक्टिकली अजय भाई आप कह रहे हैं कि आपको लगा कि थोड़ा सा छोड़ दिया लूज, कि कहीं पे वो स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे आगे जब मैच जाएंगे तो, क्योंकि जब 120 रन 150 रन बाकी हो, रन रेट जो भी हो, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य रह जाता है। उस वक्त रन रेट की गेम नहीं होती, क्योंकि अगर 2 ओवर मेडन भी खेल जाएगा बल्लेबाज तो बल्लेबाज, लेकिन अगर आप गेम को ड्रिफ्ट होने दें, जो टीम दबी हुई है उसको सिंगल मिलते रहे, उसके पास तो कोई और चॉइस ही नहीं ना। जब सैम करन आए और उनके साथ जो पार्टनरशिप हुई है, नाम ही माफी चाहता हूँ, आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, दोनों के साथ, मोइन अली के साथ, मोइन अली वाली, मोइन ने तो 2-3, लेकिन वो जो पार्टनरशिप जब शुरू हुई है, आओ आपको सारे दिखा देता हूँ। दिखाओ जी, काम है ये जी, मोइन और लिविंगस्टन वाली पार्टनरशिप ले लो। हाँ जी, 60 है 54 बॉल्स में। नहीं, वो मलान और लिविंगस्टन है। मलान और अली है, उसके बाद अली और सैम 32-31 में। तो वहां पे सिंगल, फिर उसके बाद विकेट गिरी है, जो वो 57 रन की पार्टनरशिप है। वहां पे कोई छक्के नहीं मार रहे थे इतने, सिवाय मोइन ने जो 1-2 मारे। वहां पे आपके पास गेम आपके कंट्रोल में है और आप 5 प्योर बॉलर से खेल रहे हो प्लस हार्दिक, तो उस वक्त आप अटैक कर सकते हो। उस वक्त आपने खोल दिया पूरा। वो लोग तो खुश थे सिंगल लेके, भाई इतनी दूर थे, लेकिन आखिरी में आके तो फिर किसी का भी, जैसे वीरू ने अभी कहा, एक हिट की बात थी ना, एक कत्ती की बात थी। पास आने दोगे किसी को तो उसका हाथ पहुंचेगा ना गाल तक। दूर ही रखो, जब मौका है डंडा दूर ही रखो भाई, बंदे को दूर रखो। तो वहां पे फिर उसको कुछ करना पड़ता है। तो वो मैं इसलिए वैसे बैठे बल्कि लास्ट ओवर में अभी तो, अब तो जीत गए, भले एग्जाम्पल के लिए 16 रन चाहिए, मार गुड दूसरे एंड पे 6 ओवर से ना वो रन नहीं ले रहे, यही चल रहा था ना। जब 7 बॉलें रह गई तो कितने रन थे सरकार, बताओ एग्जैक्ट? 17 या 18? 15, ठीक है। अगर सैम करन छक्का मार दे उस बॉल पे, मार सकता है, वो बेटर चांस है आपका जीतने का कि लास्ट ओवर पूरी ओवर आप स्ट्राइक वुड को रखें, या फिर सिंगल हो जाए कोई बात नहीं, चौका छक्का ना लगे सैम करन को उस टाइम। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आप कर सकते हैं। वो शॉट मारेगा नहीं मारेगा, आउट होगा नहीं होगा, वो तो बात की है। तो ये यहाँ पे वो 15 ओवर से वो जो सिंगल देते रहे ना, मैं सिंगल जब मिलते ना, क्योंकि ऐसे बैट्समैन तो मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे कोई सिंगल दे रहा है, क्योंकि चौका जब मारना है, छक्का मारना, सेट होके मार लेगा आदमी। लेकिन पहले 5-7 गेम
बाकी छोड़ो, जब टॉपली साहब आए हैं ना, 11 नंबर बैट्समैन है, गुड चांस है सैम करन तो बना सकता है रन। टॉपली साहब को भी आपने यॉर्कर मार के सिंगल दे दी। दैट्स राइट, यू राइट। सिंगल तो ये अजीब सी चीज हुई है जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि इंडिया ने सिंगल दे दिए और सैम करन सिंगल ले नहीं रहे थे। तो ये थोड़ी सी समस्या होगी कि सैम करन मिल रहा है आपको सिंगल तो ले लो, ले लेते, पर ठीक है कोई बात नहीं, इतने से चूक गए वो, इसलिए हम कह रहे हैं। पर अदरवाइज पारी बहुत बढ़िया खेली सैम करन ने। पर अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें, शार्दुल ने जो बॉल डाली, वापसी करवाई भारत की, मतलब बीच में टाइट रखा प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर। और बिगिनिंग में जरा भुवी के बारे में बात कर ले हम, क्योंकि मेरे हिसाब से भुवी आई थिंक इस सीरीज का वन मेजर जो प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा है वो है कि भुवी का फॉर्म, भुवी का टेम्परामेंट, भुवी का कॉन्फिडेंस, वीरू जो पुराना भुवी है वो देखने को मिला आज इन 3 बिल्कुल, नो डाउट। और भुवी ने जिस प्रकार गेंद को स्विंग कराया है पहले कुछ ओवर में, वो कमाल का था। चाहे वो जेसन रॉय को बोल्ड किया हो, चाहे उसके बाद जोनी बेस्टो को एल्बिट आउट किया हो। तो आपके पास एक और ऐसा गेंदबाज था, दीपक चहर शायद वो थे आपके पास, आपने वनडे में रखा नहीं उन्हें। वो भी अच्छा स्विंग कराना जानते हैं। अगर वो दोनों एंड से ऐसी स्विंग गेंदबाजी होती तो शायद थोड़ी दिक्कत में इंग्लैंड जरूर आता, लेकिन वो थे नहीं। लेकिन भुवी कमाल का कमबैक। बट बस ये है कि वो अपनी बॉडी को संभाल कर रखे, क्योंकि स्किल उनके पास है। अगर बॉडी ठीक रही तो शायद वो भारत के लिए लंबा सर्व करेंगे, क्योंकि भुवी और बुमराह ये दो ऐसे गेंदबाज हैं, नई बॉल से डलवा लो, बीच में डलवा लो, एंड में डलवा लो, ये कंफर्टेबल है, कभी कभी कंप्लेंट नहीं करते। जब जिस भी सिचुएशन में डालनी हो तो कोशिश ये करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ डालें। अगर इसी बॉलिंग अटैक में अगर बुमराह भी आ जाते तो सोने पे सुहागा हो जाता। फिर जो इतने रन बन रहे हैं शायद वो बनते नजर नहीं आते जी, क्योंकि इस टीम में अजय भाई अभी मोहम्मद शमी भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है, तो मतलब फिर तो और भी दाद देनी पड़ेगी कि भुवी के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज सीनियर मोस्ट बॉलर। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर ऑफ द पैक बोलते हैं ना, गेंदबाजों में हमेशा लीडर होते हैं। जो ओवर मतलब सिवाय जो ओपनिंग ओवर्स के जो बुमराह करते थे ना आपके लिए, कि जब विकेट नहीं गिर रही तो आप उनको ले आते हैं, या एंड में है, या जब प्रेशर है, वो रोल पूरा बखूबी से उन्होंने निभाया। उस रोल के ये भी एक डबल एज स्वॉर्ड होती है, क्योंकि जब आप उनको कराते हैं तो सैम करन ने, आप आज देखा आपने सैम करन कैसे खेल रहे थे, उनको डिफेंस करने लगते हैं, बाकियों को अटैक करते हैं, तो कई बार आंकड़ों में नहीं नजर आता। और भुवी के लिए 2 आदमी बड़े काम के हैं, एक जेसन रॉय और एक एरन फिंच। ये दोनों जब सामने दिखेंगे ना तो भुवी से भुवनेश्वर कुमार हो जाते हैं, एक लेवल ही दूसरी तरफ चला जाता है। बट वीरू ने बिल्कुल सही बात की, अपनी बॉडी को संभाल के रखें, क्योंकि इनके पास वो है जो फास्ट बॉलर जो होते हैं ना, जोशीले होते हैं। मैं समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहे हो। नहीं जो नहीं कह रहे। मोस्ट फास्ट बॉलर जोशीले होते हैं, ये होशीले हैं, ये होश से चलते हैं, ये जोश से नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि बाउंसर नहीं है या स्पीड नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो लेफ्ट हैंड बेन स्टोक्स है, उसको 99 पे आउट उन्होंने शॉर्ट बॉल करके भी किया है। तो वो होश है, उनको ये समझ है कि कौन सी बॉल कब डालनी है। एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। और भुवी इस सीरीज में तो जैसा कि हमने कहा कि बिल्कुल लीडर ऑफ द पैक थे, तो बिल्कुल लीडर वाला काम किया है इन्होंने। और वीरू, अगर हम देखेंगे और कोई पॉजिटिव्स अगर इंडिया के लिए आए हैं इस वनडे सीरीज में, इस श्रृंखला में, तो क्या गिनेंगे आप? एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव आया ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत जब वापसी की है वनडे क्रिकेट में, और वो बीच के ओवर में जब आते हैं तो वो जो सेकंड पावर प्ले होता है तो उसका बखूबी इस्तेमाल किया उन्होंने जब भी वो बैटिंग करने, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। तो मुझे लगता है कि उनका इस टीम में रहना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है उनका। शायद वो भी मुझे अपने अर्ली डेज की याद दिलाते, सोचते नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, अपनी जस्ट बैटिंग करते हैं। बट इतनी कोशिश कर लें कि वो अगर एंड तक खेलना सीख ले, वो मतलब पूरे ओवर में बल्लेबाजी लेना सीख लेना, और इस 70, 75, 80 को 100 बनाना सीख लें, तो उन जैसा खिलाड़ी वो शायद अगले सुपरस्टार हो सकते हैं भारत के। डिपेंड करता है वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये तो विकेट बहुत बढ़िया था, ग्राउंड छोटा था, कभी कभी आपको विकेट स्लो मिलेंगे जिस पर आपके शॉट्स नहीं लगेंगे, कभी कभी आपका खराब टाइम आएगा, उनसे आप कैसे बाहर निकलते हैं वो भी एक जरूरी है। तो वो भी उनको आना चाहिए। तो शायद आईपीएल में जब वो रन नहीं बना रहे थे तो कुछ तो अलग करने की कोशिश की होगी उन्होंने, जब वो फॉर्म में आए, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए। लेकिन वनडे क्रिकेट T20 फॉर्मेट ऐसा है
कि उसमें अगर वो सीख लें कि मैं अंत तक खेलूंगा और अपनी एबिलिटी का पूरा फायदा उठाऊंगा, पूरा चांस दूंगा अपने आप को, तो वो एक अगले सुपरस्टार बन सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। अजय भाई, आपको याद होगा कि 1 साल पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हो गया भाई, ऋषभ पंत आपके ब्लू चिप स्टॉक थे, आपके सितारे थे, और अब हर फॉर्मेट से आउट कर दिया इंडियन टीम में उनको। तो अगर आप उसकी तुलना करें, फिर उसके बाद 6 महीने तो क्रिकेट हुई नहीं, फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देखें टेस्ट सीरीज, आप देखें T20, आप देखें वनडे इंटरनेशनल, तीनों में जो धमाकेदार वापसी करी है, तीनों फॉर्मेट में सब जगह से आउट हो गए थे वो। 1 साल पहले हम कह रहे थे कि कैसे आपने इनको आउट कर दिया, ये तो गेम चेंजिंग खिलाड़ी है। तो ऐसे जब किसी को गेम चेंजिंग खिलाड़ी कहा जाता है, ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है, फिर आप उनको ड्रॉप करो तो आपको पता है कि मानसिक संतुलन पे धक्का लग सकता है। वहां से वापसी करना, तो मैं उससे तुलना कर रहा हूं कि उसके बाद जो वापसी है, इसमें मतलब 2-3 और गोल्ड स्टार लग जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, मतलब क्योंकि जब आप खासकर जब इस स्टेज पे होते हैं ना, आपको सब कुछ इतनी जल्दी मिलता है और फिर बंद हो जाती है वो दुकान, तो वो स्टेज ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन उससे निकल के आए, वो दाद देनी होगी उनकी, उन्होंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया, फिजिकल एट्रीब्यूट, स्किल तो दिखा के आए ही थे इंडियन टीम में। बट एक होता है ना पड़ाव, कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पहले साल सबसे आसान होती है, फिर जब लोग आपको समझ जाए, मुश्किलें आती हैं, तो उससे भी एक कदम आगे गए। वीरू ने बिल्कुल सही बात करी कि सबसे बड़ा प्रॉब्ली गेन है, एक प्लस है। प्लेयर पता था आपको, लेकिन अब एक्सेप्टेंस जो है वो मेजॉरिटी में हो गई है। पहले थोड़ी माइनॉरिटी थी जो कहती थी कि यार ये कुछ अलग है, इसको अलग तरीके से देखो। अब मुझे लगता है कि उनको आप अलग तरीके से ही देखेंगे, जैसे हार्दिक के साथ हुआ था। हार्दिक को भी पहले साल, 2 साल, 3 साल एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि मेजॉरिटी जो पिक करते हैं आपको, चाहे सिलेक्टर्स हो, कोच हो, उनके लिए मुश्किल होता है, उनको जवाब देने होते हैं। आपको, हमें तो आपको जवाब देना है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को भी जवाब देना है और फैंस को भी देना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे बैक करना। हम ओपनली कर पाते हैं, तो वो अब इनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो हार्दिक उभर के आए, ये उभर के आए, तो ये स्पेशल आदमी है, मेरा बचपन से ही स्पेशल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले जो आए थे, एक और बात थी, और वो हमेशा रहेगी कि ये जिस दिन तक खेलेंगे ये चर्चा में रहेंगे, या क्यों किया या ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी गली से गुजर जाए और आप इसको नोटिस ना करें। आप अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें, लेकिन अननोटिस जाने वाले में से ये पार्टी है। सर ये रोलर कोस्टर हैं, ये शताब्दी एक्सप्रेस या कोई मालगाड़ी नहीं है, ठीक है, ये रोलर कोस्टर है। आप इन पे बैठेंगे तो खेल रोमांचक होगा ही। तो इसलिए कहते हैं कि खाना खा के ना बैठिए रोलर कोस्टर के ऊपर, ठीक है, आराम से खाली पेट और ठंडे दिमाग से बैठिए और रोलर कोस्टर का मजा उठाइए। तो यही है ऋषभ पंत, जरूर देखेंगे आप इनको, क्यों नहीं देखेंगे। तो ये है एक पॉजिटिव। और कुछ टीम के बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे दोनों? और कुछ कि मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है कि इस मैच में ना रोहित ने ज्यादा रन बनाए ना विराट ने ज्यादा रन बनाए, फिर भी बने 330 रन। हाँ जी अजय भाई। नहीं, मेरे को लगता है एक जो बहुत बड़ी चीज है, वो जो मूवमेंट है, 3-4 साल से पैटर्न्स चेंज होते हुए आप देखते हैं। आई थिंक हिंदुस्तान की टीम को एक आदत हो गई थी, या रोहित या विराट या महेंद्र सिंह धोनी तो 2 साल पहले छोड़ गए आपको, लेकिन एक खेलने का तरीका था। जब ये 3 खेलते थे तो ऐसे ही खेलना पड़ता था पूरी टीम को। अब रोहित, विराट, महेंद्र सिंह धोनी खेले ना खेले, कोई भी खेले, आई थिंक इंडियन टीम एक तरह से खेलने लगी है। और होता है ना, सोच होती थी कि ये नहीं बनाएगा तो इंडिया नहीं जीतेगी, या ये बनाएगा तो ही जीतेगी, क्योंकि वो जो पैटर्न्स थे वो पैटर्न अब ब्रेक कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है ना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गेम है कि भारतीय टीम अब किसी इंडिविजुअल के स्टाइल से नहीं चलती। एक भारतीय टीम अपनी टीम के स्टाइल से चलती है, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था शायद आज हमको फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी में देखने को मिला है, और आज बिगिनिंग थी, मैं ये उम्मीद करता हूं। नाइस, बिल्कुल फियरलेस बैटिंग रही वीरू, अप्रोच जो थी। बिल्कुल 3 ऐसे बल्लेबाज हैं भारत के पास जो यंग है, केएल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। इन पर सबकी निगाहें जमी रहेंगी, क्योंकि आपको मालूम है रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसे खेलेंगे। लेकिन ये 3 खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय के सुपरस्टार, अभी भी स्टार हैं। ये सुपरस्टार बनने के लिए इन्हें उतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि जब आप 8-10 साल खेलते हो तब आप सुपरस्टार ग्रेट प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हो। गुड तो ये है ही, गुड से ग्रेट बनने की जो जर्नी है
वो इनको खुद तय करनी पड़ेगी कि अगले 10 साल अगर ये इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे, अटैकिंग क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट, तो फिर ये गुड से ग्रेट बनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जरूर बनेंगे ये तीनों खिलाड़ी, अगर ये फिट रहे अगले 10 साल। और अगर ये ग्रेट रहे तो हमें भी देखने में भैया मजा आएगा। कितना मजा आएगा, खूब सारा मजा आएगा, क्योंकि हैं तो बड़े मजेदार खिलाड़ी ये सारे के सारे। तो भाई ये सीरीज तो हुई, भारत सीरीज को जीत गई 2-1 से। हम अभी कह रहे हैं कि इनको ये अगले मैच में ठीक करना पड़ेगा। अगले वनडे कब हो रहा है किसी को पता नहीं है। अगले साल 2022, 23, 24 कभी ना कभी तो होगा। पता नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पता नहीं कब होगा ये, क्योंकि इसके बाद जैसा कि वीरू ने कहा आईपीएल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, फिर एक टेस्ट सीरीज है, एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड में, फिर कुछ T20 मैच है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, कुछ मतलब है नहीं। कहीं बंद तो नहीं कर देंगे वनडे क्रिकेट ही? आप मैं पता मेरी तरफ देख रहे हो आप, देखो पता मेरी तरफ देख रहे हो आप? नहीं, मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैंने हमेशा बोला है कि टेस्ट क्रिकेट है चेस, ठीक है, शतरंज, और T20 है स्पीड चेस, ठीक है। तो ये ओडीआई बेचारा ना कहीं बीच में फंस जाता है, लाइक वॉश, क्या बोला था मैंने, लाइक वॉशर बैन पपी, राइट, नॉट ऑफ होम एंड नॉट ऑफ घाट, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि जो यूथ ऑडियंस है ना वो जा रहे हैं T20 की तरफ, और जो प्योरिस्ट हैं जिनको गेम टेस्ट क्रिकेट इज लाइफ, वो वाले टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। आजकल रिजल्ट भी आ रहे हैं, आजकल तो 5 दिन का टेस्ट मैच भी नहीं रहा, 2-2.5 दिन में भी खत्म हो जाता है आजकल, तो इसलिए सबका थोड़ा टाइम बच रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो मैं एक सीरियस बात करना चाहूंगा यहाँ पे, एक समस्या जरूर हो गई है ये ओवर रेट्स की। तो क्या ये ओवर रेट्स की समस्या ये जो हुआ है ये है, या किसी कोई चिंता ना करें कि ऐसे तो होगा ही, क्योंकि टाइम तो लगेगा, 50 ओवर होंगे जब, तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा ओवर टाइम जरूर जाएगा, या इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? आप दोनों की सोच, वीरू आपके साथ। नहीं, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको टाइम लिमिट मिली है उस टाइम लिमिट से आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन 40 मिनट, आधा घंटा ये एक्स्ट्रा लेना, कभी कभी 1 घंटा, ये नहीं है। 3.5 घंटे का खेल है तो आप 3 घंटे 45 मिनट में खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भारत की ये प्रॉब्लम रही जब भारत अगर एक स्पिनर से खेलेगा वनडे क्रिकेट में, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर वो यूज टू नहीं है कि वो 3-3.5 मिनट में ओवर खत्म करे, वो 5+ मिनट ले ही लेते हैं, 5 मिनट लगा ही देते हैं। तो फिर वो जो टाइम लिमिट है ना वो क्रॉस करेगी ही करेगी, और फिर फील्ड सेटिंग में बीच में बातों में टाइम पास होता है, तो वो भी ऐड करे तो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वैसे भी DRS आ जाता है, थर्ड अंपायर आ जाता है, वो भी टाइम खराब होता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। खैर, इंडियन टीम रिच बोर्ड है, इंडियन टीम रिच टीम है, सबके पास एक्स्ट्रा मनी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे कटेंगे। बट जब तक वो पेनल्टी ऐसी नहीं लगेगी जो एक बार पहले होता था कि अगर आपने टाइम पे ओवर नहीं डाले तो आप तो पूरे ओवर डालेंगे 50, बट जब आप बैटिंग करने आएंगे तब आपको ओवर मिलेंगे कम। अगर ऐसा होने लगा तो फिर फटाफट टीमें कोशिश करेंगी कि हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करें, वरना 50 ओवर की जगह 40 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, क्योंकि अगर आप 45 मिनट शॉर्ट हो गए तो आपको 40 ओवर ही मिलेंगे। या राइट, एंड वो कैप्टन सस्पेंड हो जाए कुछ, मतलब एक स्ट्रिक्ट बहुत उससे कुछ रेपरकशन जो होते थे वो थोड़े ज्यादा होते थे। इसमें 1-2 बातें हैं। एक तो अगर आप रविंद्र जाडेजा को टीम में नहीं रखेंगे तो भाई आपका टाइम कैसे बचेगा? आपको चाहिए कोई जो ओवर डाल दे 1.5 मिनट में। और दूसरी बात, नहीं आप वीरू आप ये भी नहीं सोच रहे ना कि क्या है कि अगर टेस्ट मैच 2-2.5 दिन का होगा तो वहां पे ऐड बहुत बच जाते हैं ना, तो यहाँ पे अगर 40-50 मिनट एक्स्ट्रा हो तो थोड़े वो ऐड फिट हो जाते हैं। देखो गौरव, मैं उस तरफ हूं नहीं तो मैं क्यों बोलूं उस तरफ, मैं तो इस तरफ हूं, मैं इस तरफ हूं। हमारे यहाँ तो कोई ऐड नहीं है, हमारे यहाँ तो हाफ एन आवर का 40 मिनट का शो है। हमारे हाथ में, हम उसे चाहे तो 1 घंटे का भी कर सकते हैं, बट फिलहाल आज थोड़ी देर हो गई तो आज जल्दी रैप अप करे तो अच्छा है। भाई यहाँ पे तो हम शो करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, तो आप जब तक खुश है देखने के लिए, हम लोग आपके लिए यहाँ पर पिटारा खोल के ढंडोरा बजाते रहेंगे यहाँ पे। पर एक्चुअली जरा एक बार जॉस बटलर की भी मैं बात करना चाहूंगा। अजय भाई, उन्होंने एंड में कुछ कहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो हर मैच में स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ते रहे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है जो मेरे ख्याल से इंडियन टीम पे भी लागू होती है, कि कहते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़िया हो गया हमारी टीम में, इसकी वजह से जो टीम है वो आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। आई थिंक ये इंग्लैंड पे भी अप्लाई करता है और ये इंडिया पे भी अप्लाई करता है। दोनों की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। नंबर 1 टीम है दुनिया में, नंबर 2 टीम है दोनों। उनकी जो आगे वाली टीम है वो तो थी स्ट्रांग,
और ये बात बिल्कुल सही कही है कि बेंच स्ट्रेंथ आई है। बेंच स्ट्रेंथ से एक और फर्क पड़ता है, मतलब बेंचमार्क ना चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे किसी को, केएल राहुल को, यार 3 ही तो मैच हुए, एक मैच और मिलना चाहिए। आई थिंक मैं अपने उधर से सोचता हूँ, वीरू अपने जमाने से सोचते हैं। आज के जमाने में ना वो बेंचमार्क 2 इनिंग पे आ गया है, तो टीम फॉरवर्ड तब जाती है जो एक्सपेक्टेशन है खिलाड़ियों से, क्योंकि अगर भाई 10 में से 7 लोग कर रहे हैं तब वो एक्सपेक्टेशन बन सकती है ना। अगर 10 में से एक ही आदमी उस स्ट्राइक पे चलता है और बाकियों को 4-4 इनिंग चाहिए होती है, तो जो नेक्स्ट इन लाइन है वो आता ही ये सोच के यार 4 इनिंग में एक बनेगा ना तो सक्सेस है। आई थिंक माइंडसेट अभी चेंज हो गया कि भाई 2 इनिंग में अगर आपने बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए तो आप इस इंडियन टीम में आप अपनी जगह पक्की नहीं है, आपकी सीट पक्की नहीं है। तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो गई है जिसकी वजह से वो बेंच मार्क है ना क्रिकेट का, इंडियन टीम का, खासकर इंग्लैंड को इतना मैं फॉलो नहीं करता, वो ओवर द इयर्स बिल्कुल आगे चला गया। जरूर कभी कभी हमें होता है यार इतनी जल्दी आप निकाल देते हो, इतनी जल्दी डाल देते हो, क्योंकि इतनी जल्दी ये वापस भी ले आते हैं ना। तो मैं दूसरे नजरिए से अब देख रहा हूं, क्योंकि ऋषभ पंत एक गुड एग्जांपल है। 6 महीने पहले सब जगह छोड़ दिया था, लेकिन 6 महीने बाद फिर ले आए। शार्दुल ठाकुर को 1 साल पहले छोड़ दिया था। तो बेंच मार्क भी मुझे लगता है उस बेंच स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा ऊपर चला गया। अब जो पुराने वाले हैं अभी इस टीम में, उनको थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि पीछे से बहुत जोर से बाढ़ आ रही है। यार सही बात है कि हम लोग ने ये बात करी थी T20 सीरीज में। मुझे याद है एक लाइन हमने कही थी यहाँ पे कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की बात करें अगर, तो दोनों वो कहते हैं ना कि दरवाजा खटखटा नहीं रहे थे, दोनों तोड़ के आए हैं दरवाजा। पर ये जनरेशन हो गई है वीरू, ये दरवाजा तोड़ के आते हैं सारे अंदर, बाहर गया कमरा। नहीं बिल्कुल गौरव, तोड़ के आए, बट अभी 2 खिलाड़ी हो रहे हैं। अगर आप विजय हजारे की बात करें, मैंने जब भी मेंशन किया था, एक पृथ्वी शॉ है, एक पेडिकल। जी बिल्कुल। ये 2 खिलाड़ी हो रहे हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3-3 4-4 100 बनाए हैं। उन्होंने एक डबल 100 बनाया, पृथ्वी शॉ ने एक 180 बनाया, तो बड़े स्कोर बनाए वनडे क्रिकेट में जी। तो वो भी दरवाजे पे खड़े हैं, वो भी, उनका भी जब मौका लगेगा तब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे। क्योंकि आईपीएल की वजह से मैं कहूंगा कि इंडियन टैलेंट इतना उभर के आ रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडियन टैलेंट को कि हर कोई अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। और जब प्रतिभा दिखाता है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं कि वाह, मतलब हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होता है। तो 8 ऐसे तो बल्लेबाज देखने को मिल ही जाते हैं आपको कि यार इसको भी खिला सकते हो इंडिया के लिए, इसको भी खिला सकते हो। तो इसलिए इंडिया का टैलेंट पूल जो है वो तो बड़ा है ही है, बट शायद इंग्लैंड का भी टैलेंट पूल बड़ा हो गया। क्योंकि अगर आज इंग्लैंड की स्ट्रेंथ फुल टीम खेलती, जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो भारत के लिए मुश्किल होता है ये सीरीज जीतना। बिल्कुल, क्योंकि दो बड़े प्लेयर जो हैं वो नहीं थे इस सीरीज में। एक तो जो रूट आए नहीं थे, और यूएन मॉर्गन भी पहले मैच के बाद जो है वो चोटिल हो गए थे। फिर जोफ्रा आर्चर भी चले गए, तो और मार्क वुड एक गेम नहीं खेले, तो पॉइंट तो है। पर एनीवे विराट कोहली ने बात जो करी है मैच के बाद, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग होता है, निराशा होती है जब फील्डर कैच ड्रॉप करते हैं, पर होता है ऐसा मैच में। और उन्होंने कहा हमारी बॉडी लैंग्वेज जो थी आज वो बहुत ही बढ़िया थी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरे के लिए बढ़िया थी। वो लास्ट में 3-4 ओवर में ना हो गया था थोड़ा, और एक बारी बीच में मेरे ख्याल से 35वें ओवर के पास भी पंत को चिल्लाना पड़ा था, हाँ भाइयों माहौल बनाओ, विकेट का माहौल बनाओ। तो थोड़ी सी कभी कभी गिर गई, पर यार 4-4.25 घंटे कैसे बनाए रखो बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी तो थोड़ा थक ही जाओगे, इतनी तो गर्मी है वहां पे। उन्होंने कहा कि वो सरप्राइज्ड हैं कि शार्दुल ठाकुर को आज मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं मिला है, वो तो सैम करन को मिला है। पर कोई बात नहीं, इंडिया मैच जीत गई है तो शार्दुल ठाकुर से खुश हो जाएंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि भुवी बड़े कंटेंडर थे मैन ऑफ द सीरीज के लिए। मैंने पहली बार देखा कप्तान को है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बोलरों के नाम कह रहे हैं वो खुद एडजुडिकेटर से नाराज है, क्योंकि जॉनी पेस्टो को मैन ऑफ द सीरीज दे दिया गया, सैम करन को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। भाई कोई बात नहीं चीकू, संकेत मेहमान है, जिन ने वोट डाला है अगली बार वो वोट डालने लायक नहीं रहेंगे। तो कौन कर रहा है एडजुडिकेट, कौन करता है? कमेंटेटर ही करते होंगे, अंपायर्स, मैच रेफरी, कमेंटेटर्स। भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा चीकू, अतिथि देवो भव, ट्रॉफी तो एक लेने दी थी उनको, 1-2 अवार्ड ही लेने दो यार, ठीक है ना, ट्रॉफी तीनों रखी है। बट ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही की। अगर मैन ऑफ द सीरीज किसी गेंदबाज को मिलता अच्छा रहता, क्योंकि रन तो सभी ने बनाए लगभग। ऐसा नहीं है कि जोनी बेस्टो ने कोई डबल रन बना दिए, मतलब उनके आसपास ही थे सारे बैट्समैन। उन्होंने 220 के करीब रन बनाए, किसी ने 190, किसी ने 180 ऐसे बनाए। विकेट लेने में कितने गेंदबाज सफल हुए, ये एक है कि मतलब इस सीरीज के 3 मैच की सीरीज में अगर किसी ने 6-7 विकेट लिए, 8 विकेट लिए, वो टफ था बॉलर्स के लिए, तो शायद वो कर सकते थे।
बट शायद इंग्लैंड कमेंट्री बॉक्स में सब लोग बैट्समैन हैं, तो उन्हें बैट्समैन ही पसंद आए होंगे। इंग्लैंड सीरीज जीती है। सॉरी, नहीं, सीरीज इंग्लैंड जीती है। मुझे ऐसे ही लग रहा है सर। नहीं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब उनको दिया गया। अच्छा, अगली सीरीज इंग्लैंड में है ना, तो यही जाते होंगे ना कमेंट्री करने। सी, ये तो कमेंटेटर को भी नहीं छोड़ रहे पाजी तो क्रिटिसाइज करने में। पाजी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, उनको कंस्पिरेसी ढूंढने में बड़ा मजा आता है। सर देखो, वेस्ट इंडीज सीरीज जारी होती तो मैं चढ़ जाता ना, तो उसी तरह सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बट मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि आज तो जॉनी बेस्टो ने रन भी नहीं बनाए, तो ऐसा नहीं है कि तीनों मैच में कंसिस्टेंट है। तो मैं इस मामले में विराट कोहली के बिल्कुल साथ हूं, नॉट के ये विराट कोहली को सपोर्ट वाला काम है, क्योंकि मेरे को इसमें आप, क्योंकि और अच्छा लगा है मुझे कि दोनों गेंदबाजों के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि गेंदबाजों की नहीं तो हम वैल्यू करते नहीं है इंडिया में, ना हम करते हैं ना वो जब ऑक्शन टेबल पे बैठे होते हैं, ये तो अब थोड़ी सी होने लगी है। जिताते गेंदबाज ही है। एब्सोल्युटली। विराट कोहली ने कहा कि जो बायो बबल है उसमें पक से गए हैं, थोड़े पकने की वो क्या है कि थोड़ा सा पकने का हो जाता है, क्योंकि आप इतने टाइम से बायो बबल में, पर कह रहे हैं कि वो सीजन हाई पे एंड किया है और आईपीएल के बाद एक बार फिर इस टीम के साथ, इस ग्रुप के साथ होंगे वो, और फिर जो है ये सफर शुरू होगा पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से और उसके बाद आगे। चलिए भाई, अब हमारे जाने का समय हो गया, सारी बातें हो गई हैं, पर अब आपसे कब मिलेंगे हम? अरे बस हफ्ते 10 दिन की बात है। 8 तारीख शाम को आप बोलेंगे अरे इसको इतना भी नहीं पता कि 9 को आईपीएल शुरू हो रहा है। अरे पता है, पर हम 8 को ही शुरू हो जाते हैं भाई, हम रनअप लेके आते हैं, हम रनअप लेके आते हैं। हम 8 तारीख शाम को आएंगे, कर्टन रेजर करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, एंड वी विल डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो जहां पर भी आप देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। क्रिकबाज लाइव पूरे आईपीएल आपके साथ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में हमारे साथ वीरू भी होंगे, अजय भाई भी होंगे, आशीष नेहरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रज्ञान ओझा भी हमारे साथ होंगे, तो फुल मजे होने वाले हैं, फुल मजे होंगे। क्या बात। तो मिस्टर नेहरा जी इस बार बायो बबल में नहीं रहने वाले स्टार के, या वहीं से करने वाले हैं? नहीं नहीं, वो अजय भाई के साथ बायो बबल में ना, उनके गोवा वाले बबल में। देखो, मिस्टर नेहरा का नहीं पता कहां से करेंगे वो, क्योंकि अभी हमारा भी नहीं पता कहां से, लेकिन ये जो जहां सूर्य होगा, इंटरनेट होगा ना, वहां से कर देंगे। रहना बबल में, ध्यान रखना अपना अपना सेहत का। सर मैं आपको एक बात बता दूं, आशीष नेहरा कहीं से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आशीष नेहरा को सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सैटेलाइट है। वो जहां से बात करते हैं आपके कानों तक आवाज पहुंच ही जाती है। तो चलिए हम यहां से निकलते हैं। बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ बातें करके, आप लोग जो दुनिया के इतने कोनों से हमारे साथ जुड़े इस श्रृंखला में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आईपीएल में तो भाई 50 दिन आपकी हमारी हर शाम को है ही, तो अब हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस पूरी सीरीज के लिए अजय भाई को। थैंक यू सो मच अजय भाई, आपसे आईपीएल में मुलाकात होगी। आज देखा मैंने, बड़ी स्किपिंग कर रहे थे पूल साइड पे, ऐसी फिट रहिएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू ब्रदर। यंग लोगों के साथ बैठते हैं तो कोशिश तो करें कि यंग लगे, और आप लोगों के साथ बैठ के जो एनर्जी मिलती है उससे बेहतर हो जाता हूं। बहुत आनंद आया इस सीरीज में, और पूरे सीजन में भारतीय टीम ने जितना आनंद दिया खेल देखने का, उतना ही आनंद आप दोनों के साथ बैठ के आया। और सरकार शुक्रिया। एंड वीरू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस एंटायर सीरीज। बीच में आपने मतलब रोड सेफ्टी सीरीज भी खेल ली, वो भी जीत ली, साथ में हमारे साथ भी रहे यहाँ पे, तो डबल ड्यूटी करिए आपने, तो कुछ दिन आराम कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, थैंक यू गौरव। पैसे कमाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये आपने वही बात करी है जो सनी भाई ने आपसे कही थी कि शतक बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता ना, एक बार कर चुका हूं, दोबारा नहीं कर सकता। बिल्कुल। चलिए, तो हम अब आपसे मिलेंगे 8 तारीख को, जब आईपीएल के लिए शुरू करेंगे हम लोग क्रिकबाज लाइव। मैं हूं गौरव कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल्सो हमारे क्रू का, इस पैंडेमिक के बीच में, कोरोना वायरस के बीच में सब आए, ऑफिस सब बैठे, सब ने इतनी लंबी शिफ्टें करी, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल तो 2 डे इंटरनेशनल बन गए हैं। तो हमारे पूरे क्रू का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। अब सबसे 10 दिन हमें मुलाकात होगी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में ही मनाइएगा, घर में भी रंगीन हो सकते हैं। गुड नाइट।